हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया नीट टेस्ट 18। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के सेपरेशन के लिए, डीएनए आरएनए और प्रोटीन तीनों के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट नोटिसेस द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड इंस्टेड ऑफ द एनोड। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टेक्निकल एरर। तो यहाँ पर आपको कमी बतानी जिसकी वजह से ये हो रहा है कि डीएनए जो है वो एनोड की तरफ ना मूव करके कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। तो डीएनए कैसा होता है, निगेटिव चार्ज है इस पे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स पर। और निगेटिव चार्ज होता है किसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से। तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैथोड की तरफ अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हुआ होगा। और ऐसा हुआ क्यों होगा, क्योंकि जो लीड लगाई गई होगी तो पॉजिटिव लीड कैथोड पे इंसर्ट हुई होगी और निगेटिव वाली एनोड पे। तो बफर पीएच वाज टू हाई, गलत है। पीएच से इसमें चार्ज पे अंतर नहीं आएगा ज़्यादा। पावर सप्लाई लीड्स वेयर प्लग्ड इन बैकवर्ड्स। डीएनए वॉज कंटेमिनेटेड विद आरएनए। आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, ये भी डीएनए भी, दोनों निगेटिवली चार्ज हैं। इसकी वजह से इस पे कैथोड की तरफ मूव करने का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। एग्रोस कॉन्सेंट्रेशन वॉज टू लो। कॉन्सेंट्रेशन जो है ये सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को अफेक्ट करेगी, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिलेटेड है पोर साइज के सीविंग इफेक्ट से। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ही पोर साइज कम होगा। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत था। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 91st। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, इको R1 ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इको R1। तो ई यहाँ पर क्या है, जीनस है। बाय कन्वेंशन रूल जो है इसका नेमिंग का। नेक्स्ट टू लेटर्स यहाँ पर क्या बताते हैं, ये स्पीसीज के बारे में बताते हैं, एशरीशिया कोलाई। आर क्या है यहाँ पर, स्ट्रेन है, RY13। और वन क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, जिस ऑर्डर में ये आइसोलेट किए गए थे रोमन नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सही है। इन इकोलाई द इको R1 द लेटर CO इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पीसीज कोलाई ऑफ एशरीशिया कोलाई। तो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93rd। विच वन इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर प्लांट्स। तो सही है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, क्योंकि ये टीआई प्लाज्मिड जो इसका पार्ट है टीडीएनए, उसको ये इंटीग्रेट कराता है होस्ट के जीनोम से, और फिर उसके जो होस्ट का जीनोम है उससे फिर ट्यूमर इंड्यूस करवाता है। तो ये इसकी इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है टीआई प्लाज्मिड को, और इसको जीन ट्रांसफ़र करने में यूज़ करते हैं। रेट्रोवायरस यूज एज वेक्टर फॉर एनिमल, इसको भी डिसार्म किया जाएगा और एनिमल्स में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी सही है। डाइवेलेंट कैटाइन जैसे कैल्शियम डिक्रीज डायमीटर ऑफ पोर ऑफ सेल वॉल। तो कॉम्पिटेंट बनाने में कैल्शियम का यूज़ होता है डाइवेलेंट कैटाइन। लेकिन ये यहाँ पर कैल्शियम जो होगा पोर साइज नहीं, ये स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को, क्योंकि मेम्ब्रेन पर भी कैसा, निगेटिवली चार्ज है, और डीएनए भी कैसा होता है, निगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। डीएनए भी निगेटिव, तो दोनों में रिपल्शन, जिस तो इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है कैल्शियम आयन। तो अब डीएनए मेम्ब्रेन के पास आसानी से जा सकता है। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, लेकिन कि पोर साइज को डिक्रीज करेगा। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉम्पिटेंट होस्ट फर्स्ट केप्ट ऑन आइस देन हीट शॉक देन आइस। ये सही है, आइस, हीट शॉक और आइस का सीक्वेंस। हीट शॉक जो होता है ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इससे ट्रांजिएंट पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद इसको फिर से आइस पर रख देते हैं ताकि पोर जो है वो रीसील हो जाए, ताकि हमारा डीएनए जो अंदर गया है वो बाहर ना आए।
तो यहाँ पर गलत हुआ, थर्ड, 93rd is third. Now we move to next question, question number 94. NCERT 2 170 and 171. The organism which is used for gene transfer in higher organism. तो हायर ऑर्गेनिज्म में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और इसमें होगा टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए, इसी को ये ट्रांसफ़र करता है, होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करता है। तो अपनी फॉरेन जीन यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट, ई कोलाई नहीं है, एसिटोबैक्टर नहीं, बैसिलस thuringiensis, हायर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर NCERT 2 170. If the phosphate group in the DNA backbone were replaced with a neutral chemical group, how would this impact the process of gel electrophoresis? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट का सेपरेशन होता है वो साइज की वजह से, और यहाँ पर डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड है, और निगेटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, ये फॉस्फेट की वजह से। तो अगर हम इसको हटा दें, इसकी जगह न्यूट्रल ग्रुप डाल देंगे, तो ये मूवमेंट जो होगा ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव कर रहा था निगेटिव चार्ज की वजह से, और ये कैथोड, इधर ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो डीएनए वुड मूव फास्टर ड्यू टू लेस मास, गलत, डीएनए वुड मूव टुवर्ड्स द एनोड मोर स्लोली, डीएनए फ्रैगमेंट्स वुड फेल टू माइग्रेट एंड स्टे इन द वेल्स। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है, क्योंकि डीएनए जो होगा वो निगेटिव चार्ज अब उसके पास नहीं है, फॉस्फेट की वजह से था, न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96, प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन। तो प्लाज्मिड्स क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, और ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होगा, डीएनए होता है सर्कुलर है और ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है। तो ये किसमें, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज, ये वायरस है, ईस्ट, ये यूकैरियोट, वॉलवॉक्स, कॉलोनियल एल्गी। तो ये यहाँ पर प्रोकैरियोट दिया हुआ है, सिर्फ एक 96 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, NCERT 2 पेज नंबर 167. Techniques of genetic engineering by which phenotype of organisms can be changed include. तो इसमें टेक्निक्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आएगा, जीन क्लोनिंग भी, जीन ट्रांसफर भी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यहाँ पे प्लाज्मिड लिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर डिजायर्ड जीन, और ये दोनों डिफरेंट सोर्सेस से या डिफरेंट स्पीसीज के होंगे। तो जो डीएनए बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। तो फॉर्मेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको फिर हम लोग किसी सेल में ट्रांसफ़र करेंगे, बैक्टीरियल सेल में, जहाँ पर प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा और अपनी कॉपी नंबर के बराबर ही इसके डिजायर्ड जीन की भी कॉपीज तैयार होंगी। तो इसी को बोला जाएगा जीन क्लोनिंग। और इसके बाद फिर जीन को ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर ये सारे ही स्टेप्स यूज होते हैं। 97 का करेक्ट आंसर है फोर्थ, NCERT 2 पेज नंबर 169. Now question number 98. Principles of biotechnology are changing phenotypes of organisms, large scale production of biotechnological product, maintenance of sterile condition. तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये दो हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका जो केमिकल होगा, डीएनए या आरएनए, इसको मैनिपुलेट किया जाएगा।
यहाँ पर नए जीन्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं या बेसिस के साथ मैनिपुलेशन हो सकता है। उसके बाद फिर इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके प्रोटीन्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें स्टेराइल एम्बियंस मेंटेन किया जाता है। स्टेराइल एम्बियंस क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी जो डिज़ायर्ड सेल है बस वही ग्रो करे, उसमें किसी तरह का कोई कंटेमिनेशन ना हो। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स में आएंगे। आंसर होगा यहाँ पर 98 का 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। Process of recombinant DNA technology includes isolation of DNA, insertion of recombinant DNA, obtaining the foreign gene product and downstream processing। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये क्या क्या इंक्लूड करेगा? इसमें आइसोलेशन भी होगा, इंसर्शन भी होता है, और ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये भी है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर 99 का 4। NCERT 2 पेज नंबर 164। Now next question. You are trying to separate two very large DNA fragments that are nearly identical in size to achieve better resolution, clear separation. How should you modify the matrix? तो nearly identical size के हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। टू अचीव बेटर रेजोल्यूशन, बेटर रेजोल्यूशन से मतलब यहाँ पर दोनों का अलग अलग क्लियर सेपरेशन, ताकि आसानी से आइडेंटिफाई हो सके। हाउ शुड यू मॉडिफाई द मैट्रिक्स? यूज ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्रोज, इंक्रीज द वोल्टेज, डिक्रीज द रन टाइम, यूज ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्रोज। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन या हायर कॉन्सेंट्रेशन ये पोर साइज से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, पोर साइज उतना ही छोटा होगा, महीन होगा। तो इसकी वजह से सीविंग इफेक्ट और प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत भी अगर डीएनए के फ्रैगमेंट्स में डिफरेंस है तो ये दोनों ही सेपरेट हो सकते हैं अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे पोर साइज अलग है। तो यूज है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग्रोज। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। NCERT 2 पेज नंबर 168। Now question number 101, the following diagrammatic representation PBR 322। ये PBR 322 का डायग्राम है। P यहाँ पर प्लाज्मिड, BR मतलब बोलिवर रोड्रिग्स। Identify which of the following statements are correct if a foreign DNA is ligated at the PVU1 site। तो ये होता है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन जहाँ पर है वहाँ पर PVU1 एंड PST1 ये दिए हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन थी ये, अगर इसमें हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर सीक्वेंस जो होगा इसका चेंज हो जाएगा। सपोज ये फॉरेन जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी थी वो लॉस्ट हो जाएगी। तो ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट नहीं, अब ये कैसा हो जाएगा, एम्पेसिलिन सेंसिटिव हो जाएगा। तो विल लूज रेजिस्टेंस टू एम्पेसिलिन एकदम सही दिया हुआ है। टू सेलेक्ट फॉर रिकॉम्बिनेंट्स व्हेन यूजिंग द बैम H1 साइट, अगर हम बैम H1 साइट यूज कर रहे हैं इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के साथ हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। तो टू सेलेक्ट दैट फॉर रिकॉम्बिनेंट्स द एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन acts as the primary selective marker to eliminate non-transformed cells। तो ये ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दो तरीके की सेल्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हो सकता है और विदाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हो सकता है। हो सकता है सिर्फ प्लाज्मिड गया हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है इसमें प्लाज्मिड का टेकअप ही नहीं हुआ है, ना ही रिकॉम्बिनेंट वाले का ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले का। तो नो प्लाज्मिड। तो एम्पेसिलिन जो होता है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करता है।
तो ये ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होंगे उनको अलाउ करेगा ग्रो करने के लिए। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म्ड इसलिए क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड जो होंगे विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हैं तो इसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी तो होगी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। और विदाउट अगर डीएनए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तब यहाँ पर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस भी होगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी होगा, दोनों की प्रॉपर्टी होगी। तो इस वजह से इसमें डिफ्रेंशिएट करने में ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन हेल्प करेगी। If a gene of interest is inserted at the SAL1 site, the resulting recombinants will be able to grow on a medium containing tetracycline. तो अगर जीन ऑफ इंसर्ट को हम लोग SAL1 साइट, ये रहा SAL1 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अब कैसा हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। विल बी एबल टू ग्रो ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, तो ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा क्योंकि अब ये कैसा है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है। तो ये गलत हो गया, ये आंसर यहाँ पर ये सही है और ये सही है। ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। आंसर होगा सेकंड, 101। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेकिंग कॉम्पिटेंट सेल्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में डीएनए एंटर्स द सेल, प्लेस ऑन 42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन कीप ऑन आइस, सेल्स ट्रीटेड विद डाइवेलेंट कैटाइंस, एडिशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द सेल ऑन आइस। तो सबसे पहले हम लोग डाइवेलेंट कैटाइन कैल्शियम यूज करते हैं। रीज़न हम लोगों ने देखा था, ये स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को। फिर उसके बाद हम लोग इसको इंक्यूबेट करेंगे, एडिशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद सेल ऑन आइस, तो CD। फिर उसके बाद हम लोग हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद फिर से इसको आइस पे रख देते हैं, और उसके बाद फिर डीएनए एंटर्स द सेल। तो ये करेक्ट आंसर होगा C, D, B एंड A। Now question number 103. Scientist wants to extract a matrix that can form a solid porous gel for DNA analysis. Why is agarose chosen over a monomer like glucose? तो एग्रोस क्यों चूज किया गया है, इसके लिए रीजन क्या है। एग्रोस क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर है। एग्रोस इज ए नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स, और नेचुरल पॉलीमर होने की वजह से ये पॉलीमराइज हो जाता है, क्रॉस लिंकिंग शो करेगा, पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जबकि ग्लूकोज वगैरह अगर होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो मोनोमर्स आर टू लार्ज टू अलाउ डीएनए टू पास, गलत है। ओनली पॉलीमर्स कैन क्रॉस लिंक टू फॉर्म ए 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर सीव। तो यहाँ पर ये जो सीविंग इफेक्ट है वो एग्रोस की वजह से है। तो आंसर सेकंड सही है। मोनोमर्स वुड केमिकली रिएक्ट विद एंड डिस्ट्रॉय द डीएनए, गलत है। पॉलीमर्स कैरी ए पॉजिटिव चार्ज दैट अट्रैक्ट्स द डीएनए, गलत। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से ये डीएनए निगेटिव चार्ज होने के कारण पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो 103 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 104। व्हाट इज ए करेक्ट अबाउट बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स क्या हैं, दीज आर लार्ज वेसल्स, 100 to 1000 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम कैन बी कल्चर्ड। तो लार्ज वेसल्स हैं ये। These are vessels in which biological products are chemically converted into specific products. Chemically नहीं, biologically, और ये प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में नहीं। These are vessels in which chemical products are converted biologically into raw material। तो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल में नहीं, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में। These are vessels in which raw materials are biologically converted into a specific raw material। रॉ मटेरियल से शुरुआत होती है। तो these are vessels which results in biologically formation of specific products from raw materials। आंसर सही हुआ यहाँ पर 404 का। NCERT 2 पेज नंबर
204। क्वेश्चन नंबर 105, while isolating DNA from bacteria which of the following enzyme is not used? तो आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से जब आइसोलेट करेंगे कौन सा एंजाइम? नहीं, लाइसोजाइम यूज होगा। सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को। राइबो न्यूक्लियस ये आरएनए के लिए, तो डीएनए को प्योर फॉर्म में आइसोलेशन में हेल्प करेगा। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, क्योंकि इस डीएनए ही हमें डाइजेस्ट अगर कर देंगे तो ये प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। Question number 106, a bioreactor provides optimum growth condition. Which among the following is included in those conditions? तो bioreactor provides optimum growth conditions, तो इसमें ग्रोथ कंडीशन में क्या है? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, पीएच है, विटामिन्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट, सॉल्ट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, विटामिन, पीएच ये सारे ही इंक्लूड होंगे। करेक्ट आंसर होगा 106 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 107, एनसीईआरटी 2 204। 107, in a forensic lab you receive a sample containing a mixture of human cells and containing soil bacteria. Which enzyme would you use specifically to break open the bacterial cells without affecting the human cells? तो हमें सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स को डाइजेस्ट करना है, तो सेलुलेज ये सेलुलोज को डाइजेशन के लिए ये हायर प्लांट्स में है। काइटिनेज ये फंगल सेल्स में। लाइसोजाइम ये बैक्टीरियल सेल्स के लिए। लिग्नेज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ लाइसोजाइम, सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? ये सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स विच रीड सेम ऑन द टू स्टैंड्स। इस स्टैंड पे भी GATC TTC और यहाँ पर भी GAA TTC, प्रोवाइडेड ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। रीडिंग का जो डायरेक्शन है वो सेम रखा जाए दोनों स्टैंड्स पर। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर GATTC था तो इधर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये GATTC। ये हो गया यहाँ पर TA तो यहाँ पर भी TA डायरेक्शन किधर से किधर? 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखना है दोनों का। और यहाँ पर भी GAG CTC डायरेक्शन किधर? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? ये सारे ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। 108 का 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 109, ड्यूरिंग द preparation of dosa and idli, the dough prepared is fermented by bacteria and the dough puffs up. This is due to, the dough prepared is fermented by bacteria and the dough puffs up. This is due to, तो ये puffing किस वजह से हुई है? CO2 के रिलीज होने की वजह से। The production of CO2 gas, the breakdown of oligosaccharides, the production of a large number of fungi। करेक्ट आंसर होगा 109 का 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेकर्स यीस्ट? तो बेकिंग इंडस्ट्री में अगर यूज हो रही है तो इसे बोलते हैं बेकर्स यीस्ट, और अगर ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज हो रही है तो इसको बोलते हैं ब्रूअर्स यीस्ट। ईस्ट सेम है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, साइजोसैक्रोमाइसिस लुडविगी, साइजोसैक्रोमाइसिस ये है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। 110 is 4. Now we move to next NCERT 2 page number 181. South Indian traditional drink toddy is a fermentation product of, तो टॉडी जो है ये साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक है, पाम सैप से ऑब्टेंड होती है और इसको
जो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया और ईस्ट हैं वो फर्मेंट करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर 111 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT to 181. Which one of the following cheese is ripened by using a specific fungus for imparting a particular flavor? तो यहाँ पे फ्लेवर ऐड होगा पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की वजह से। और ये चीज़ होगा रॉकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ ये लार्ज होल्स, और ये यहाँ पर प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनाई। हंड्रेड 12 is second. Now we move to next question, NCERT to 181. 113. A researcher is attempting to isolate DNA from a fungal tissue but mistakenly uses cellulase. तो टिश्यू कौन सा है? फंगल। यूज़ किया गया सेलुलेज इंस्टेड ऑफ काइटिनेज। तो काइटिनेज अगर है तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करता फंगस की, लेकिन अगर नहीं है तो फिर सेल वॉल का डाइजेशन नहीं होगा। DNA will be degraded by the enzyme, the cells will remain intact and no DNA will be released. तो ये सही है। द RNA will be isolated instead of the DNA, गलत। द DNA will be released but will be contaminated with cellulose। तो यहाँ पर चूंकि फंगल सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है काइटिन की, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए काइटिनेज। तो जब सेल वॉल ही डाइजेस्ट नहीं होगी तो नो DNA will be released. 113 is second. Now we move to next, 114. To speed up the malting process in brewing industry, which PGR is used? तो malting process को इन फास्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया था जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये काम कैसे करता है? तो ये अल्फा अमाइलेज इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। अल्फा अमाइलेज की वजह से ये क्या करेगा? स्टार्च से ये माल्टोज, और ब्रूइंग इंडस्ट्री में इस शुगर को यूज़ किया जाएगा, फर्मेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ जिब्रेलिन। तो 114 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 and 2 इन एन आइसोबायलैटरल लीफ। तो ये मोनोकॉट्स में जो है आइसोबायलैटरल लीफ है, दोनों तरफ स्ट्रोमेटा हैं इसमें इक्वल नंबर में, प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। तो ये एम्फी स्ट्रोमेटिक। सही है। इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप ऑन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर सही है, ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग प्रेजेंट है बट ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। अगर रेगुलर होगी तो ये हो जाता है ट्विस्टेड। जब रेगुलर पैटर्न है तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड, और यहाँ पर ये इम्ब्रिकेट। करेक्ट आंसर ये भी सही है और ये भी, बट नॉट इन, ये दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 115 is 4. Now we move to next question, question number 116. Which of the following alcoholic beverages is are produced by distillation? तो यहाँ पर अल्कोहल का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होता है, नॉर्मली जो नेचुरली अकरिंग होती है वो 13% के बाद पॉइजनिंग शो कर देगी, अल्कोहल कंटेंट अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो इस वजह से अगर अल्कोहल का परसेंटेज इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, एक जगह इसको गर्म किया जाएगा, एवेपोरेट होगा, और दूसरी जगह फिर इसको ठंडा करके कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ डिस्टिलेशन का। यहाँ पर किसके लिए यूज़ होता है? तो विद डिस्टिलेशन
विदाउट डिस्टिलेशन है ये, अल्कोहल परसेंटेज कम होगा, वाइन एंड बियर। और यहाँ पर दिया हुआ है अल्कोहल और प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन, तो यहाँ पर विस्की और ब्रांडी। इसमें वाइन है जो गलत है, इसमें बियर है, इसमें वाइन एंड बियर दोनों ही गलत है। तो 116 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 117, NCERT 2 पेज नंबर 182। 117 PBR 322 इज ए, तो PBR प्लाज्मिड, BR से हो गया बोलीवर, R से हो गया रोड्रिक्स, 322 ये नंबर दिया गया था इनको बाकी के जो वहाँ पे प्लाज्मिड थे उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो नेचुरल प्लाज्मिड गलत है, ये आर्टिफिशियल वेक्टर है, सही है। हैव एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स, ये भी सही है। यहाँ पर ये इस तरह से होगा PBR 322, ये यहाँ पर हो गया एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये हो जाएगा यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये हो जाएगा ROP रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ये हो जाएगा ओराई। और इन यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है PBU1 के लिए, प्रोटियस वल्गैरिस से ऑब्टेंड होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये PST1 प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, यहाँ पर EcoR क्लेवन और हिंड D3, EcoR1 क्लेवन एंड हिंड D3। और यहाँ पर ये BAM-H1 और SAL1, और यहाँ पर ये ROP रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, और ये प्रोटीन्स के लिए कोड करता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये है PBR 322। तो हैव एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये भी सही है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और ये वाला यहाँ पर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, तो दोनों ही सही हैं। आंसर होगा यहाँ पर 117 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 118, NCERT 2 199। 118 द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज नॉट ए पैथोजन ऑफ, तो ये पैथोजन किसका है, ये डाइकॉट प्लांट्स, लेकिन सारे डाइकॉट प्लांट्स गलत है, नॉट ए पैथोजन। ऑल जिम्नोस्पर्म्स, ये भी गलत हो गया। सेवरल एल्गी, ये भी गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ 118। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। During a DNA isolation protocol, a student adds protease but forgets to add RNase. After the final step of adding chilled ethanol, the white precipitate obtained will consist of, तो चिल्ड एथेनॉल के बाद ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो DNA आइसोलेशन, प्रोटीएज ऐड किया है मतलब प्रोटीन नहीं होगी, लेकिन RNase नहीं ऐड किया था, तो DNA आइसोलेट होगा, RNA भी आइसोलेट हो जाएगा। प्योर DNA ओनली गलत है, मिक्सचर ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स गलत, प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुकी है, प्रोटीएज यूज किया है। मिक्सचर ऑफ DNA एंड RNA ओनली RNA गलत, तो मिक्सचर ऑफ DNA एंड RNA। 119 is third. Now we move to next question, question number 120. Competent cells are made by heating bacterial cells with, तो competent cells ये किसके द्वारा, सुक्रोज, डाइवेलेंट कैटाइन सच एज कैल्शियम, NaCl, कोल्ड वाटर। बैक्टीरियल सेल को किसके साथ, डाइवेलेंट कैटाइन सच एज कैल्शियम। 120 is second. Now we move to next question 121. Method in which foreign DNA is directly injected in the nucleus. फॉरेन DNA को अगर हम डायरेक्ट इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस में, तो ये एक मेथड कहलाएगा माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल्स में इंजेक्ट किया जाता है। और एनिमल्स में ये क्यों, क्योंकि इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रिजिड सेल वॉल नहीं है, इंजेक्शन आसानी से इंजेक्ट कर सकते हैं। जीन गन या बायोलॉजिस्टिक या जीन गन मेथड, ये प्लांट्स के लिए। तो 121 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 122।
मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर ऑसिलेटोरिया, ये है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ट्राइकोडर्मा, ये फ्री लिविंग फंजाई। राइजोबियम, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। और एजोस्पाइरिलम, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। तो ऑसिलेटोरिया ये हो गया यहाँ पर ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। 122 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 123, पेज नंबर है ये 188। 123, which group of Monrons is used for the treatment of wastewater in STP? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यहाँ पर ऑटोट्रॉफ नहीं हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को कम करना है और उसके बाद फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं एरोबिक और माइक्रोब्स, ये फ्लॉक्स बनाते हैं। फंगल नेटवर्क होगा, इसमें बैक्टीरिया ट्रैप्ड होंगे। प्लस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में हम लोग यूज़ करते हैं एनारोबिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेंगे। ये होते हैं मिथेनोजेंस, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बोथ 2 and 3 विल बी द आंसर। ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 123 is 4. Now we move to next question 124 रिप्रेजेंट, तो ये यहाँ पर फंगल कॉलोनी रिप्रेजेंट कर रही है। 124 is first. Now 125, पेज नंबर है ये 180। 125, given below are two statements that technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of CDRI and KVIC। तो सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ये नहीं, यहाँ पर था इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये सही था, बट ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। लेडी बर्ड्स आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स, तो यहाँ सही है। ये बायो कंट्रोल का मेथड है, लेकिन माइक्रोबियल बायो कंट्रोल नहीं। माइक्रोबियल में माइक्रोब्स के द्वारा कंट्रोल होगा, ये सही है। ये यहाँ पर गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 125 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 126। If the temperature of a PCR machine remains stuck at 94 degrees centigrade throughout the entire duration, what will be the result? तो अगर PCR में 94 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे, तो सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, ये होता है 90 से 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद है डीनेचुरेशन के बाद एनीलिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से एनीलिंग होगी। पीसीआर को कंबाइन किया जाता है 3 प्राइम एंड पर। टेम्परेचर होता है 40 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद यहाँ पर है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में यहाँ पर होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन देखें, रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट गलत है। प्राइमर्स विल बाइंड टू स्ट्रांगली preventing extension, DNA will denaturate, but primers will fail to anneal, resulting in zero amplification। तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर 94 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रहेगा तो एनीलिंग के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर टूटता है डीनेचुरेशन की वजह से, और यहाँ पर प्राइमर जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश करेगा। तो ये टेम्परेचर अगर इतने पर ही होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो DNA विल डीनेचर बट प्राइमर्स विल फेल टू एनील। प्राइमर्स का काम क्या होता है, ये फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। तो 126 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 127, NCERT 2 पेज नंबर 172। 127, in anaerobic sludge digesters other kind of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and fungi in sludge। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में यहाँ पर मिथेनोजेंस और बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन स्लज, ये ठीक है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर, ये पैरासिटिक गलत है। यहाँ पर ये कैसी होती है, फ्री लिविंग।
कौन सा है? तो ट्राइकोडर्मा हर्जियनम। तो ये गलत है और ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर हुआ 127 का सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, NCERT 2 पेज नंबर 186 128। During the process of primary treatment in a sewage treatment plant, the particles are removed by। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है ये फिजिकल सेपरेशन मेथड है, और इसमें करते क्या है? तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 128 का 4, बोथ 1 and 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, द एडिनोवायरस कॉजेज डायरेक्टली। तो ये कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और ये कहाँ पर होता है? तो ये एडिनॉइड्स जो है, टॉन्सिल्स जो प्रेजेंट होते हैं बकोफेरिंजियल रीजन में, तो वहाँ पर, इसीलिए इसे नाम दिया गया है एडिनोवायरस। इसका जीनोम जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। करेक्ट आंसर हुआ 129 का फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। तो यहाँ पर डिटर्जेंट, लाइपेज डिटर्जेंट के स्टेन्स रिमूव कर, लाइपेज कैरी करते हैं ये लिपिड्स के स्टेन रिमूव करने के लिए। फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा, फ्रूट जूस में पैक्टिनेज और प्रोटीएज टू मेक इट क्लियर, बॉटल्ड जूसेस जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। नाइट्रोजिनेज, ये अल्कोहल में नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो 130 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, in a PCR reaction, if you use a normal DNA polymerase isolated from E. coli instead of Taq polymerase, you would need to। तो in a PCR, if you use normal DNA polymerase isolated from E. coli instead of Taq polymerase, तो थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज की जगह अगर DNA नॉर्मल DNA पॉलीमरेज, ये थर्मो स्टेबल होता है। एक्सटेंशन स्टेप में टेम्परेचर होता है 72 डिग्री। तो ये वाला जो DNA पॉलीमरेज है ये यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा। इंक्रीज द डीनेचुरेशन टेम्परेचर, गलत। ऐड फ्रेश एंजाइम एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सिंगल साइकिल। डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमर्स, परफॉर्म द एंटायर प्रोसेस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हर बार हमें ये ऐड करना पड़ेगा फ्रेश एंजाइम एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सिंगल साइकिल, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर होगा 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एंजाइम हमारा जो होगा डीनेचर्ड हो जाएगा उस टेम्परेचर पर। 131 इज सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, the metabolic reaction which results in the production of ethanol by yeast is called। तो metabolic reaction which results in the production of ethanol, ये यहाँ पर फर्मेंटेशन, प्यूट्रीफेक्शन में प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होता है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। नेक्स्ट 133, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे। तो यहाँ पर ये ह्यूमन एक्सक्रीटा। 133rd। Now we move to next question 134, which of the following are correct among Anabina and Nostoc। तो Anabina and Nostoc ये क्या है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बोथ आर बायो फर्टिलाइजर्स, सही है ये। बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये एनरिचमेंट करते हैं सॉइल का। बोथ आर प्रोटिस्ट, गलत हो गया, ये मोनरंस है। बोथ आर मेंबर ऑफ मोनेरा, गलत, सही है। बोथ आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हाँ ये भी सही है। तो बोथ A, C and D। Now we move to last 135,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ यमुना एक्शन प्लान? तो यमुना एक्शन प्लान के लिए इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना गंगा और यमुना के लिए था। गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ STP, 135 इज थर्ड। यहाँ पर एक है गंगा एक्शन प्लान और दूसरा यमुना एक्शन प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Survi ma'am. Thank you so much. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 136 से डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप डॉक्टर शैलेंद्र सर ने आपके साथ 91 से 135 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइक्रोब्स? माइक्रोब्स से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट बेटा सही है? माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन, सही है। माइक्रोब्स जैसे कि वायरस, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि प्रोटोजोआ, ये सारे क्या करते हैं बेटा? ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं। माइक्रोब्स ऑल्सो कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही है। प्लांट्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं, सिट्रस कैंकर हो गया, ठीक है, मोज़ैक डिजीज हो गई। और एनिमल्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या फिर आप बात करेंगे CR जैकब डिजीज़ की, या फिर आप बात करोगे किसी भी टाइप के एनिमल के डिजीज़ की, तो वो प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल में भी डिजीज कॉज करते हैं। ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है, वाई आर द केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यूज्ड एज प्राइमर इन PCR इंस्टेड ऑफ नेचुरल RNA प्राइमर्स यूज्ड इन विवो रेप्लिकेशन? यूज्ड इन विवो रेप्लिकेशन पूछ रहा है, क्योंकि बेटा जो DNA प्राइमर होते हैं, जो बनाए जाते हैं, केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहें। क्योंकि अगर वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होंगे तो बेटा रेप्लिकेशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, एम्प्लीफिकेशन और आपके जितने भी प्रोसेस हैं PCR के, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज DNA प्राइमर्स आर मोर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड डू नॉट रिक्वायर प्राइमेज। नेक्स्ट, mycorrhiza is symbiotic fungal association with roots of higher plant. How it is beneficial to the plant? Roots of higher plant जैसे कि बेटा पाइनस के साथ बेटा फंगस क्या करता है? ग्रो करता है और माइक्रोराइजा कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड कराता है क्या? फॉस्फोरस किसको? प्लांट को। प्लांट को रेजिस्टेंट बनाता है रूट बॉर्न पैथोजन के लिए, और उसके साथ साथ बेटा सैलिनिटी और ड्रॉट के लिए उसका टॉलरेंस क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। Next है, given below are two statement in paddy field Anabaena, nostoc and oscillatoria serve as important biofertilizer। तो ये सही है बेटा। Anabaena, nostoc, oscillatoria तीनों बेटा आपके क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। तीनों क्या है बेटा? साइनोबैक्टीरिया है। Anabaena और nostoc के पास हेट्रोसिस्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, लेकिन ऑसिलेटोरिया के पास हेट्रोसिस्ट नहीं होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, फिर भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोस्पाइरिलन एंड एजोटोबैक्टर आर एरोबिक फ्री लिविंग इन सॉइल एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये सही है, ये फ्री लिविंग है। अगर सिम्बायोटिक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? राइजोबियम। क्या हो जाएगा बच्चा? राइजोबियम। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्ट ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज दैट इज फर्दर टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट का? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करी जाए, प्राइमरी ट्रीटमेंट की बेटा अगर बात करी जाए तो मेनली एक ऐसा प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस है। इसमें जितने भी फिजिकल डेब्रिस होता है उसको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। और बेटा इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन जिसमें फ्लोटिंग डिब्रिस वगैरह और जितने पन्नी वगैरह होती हैं उन सबको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। और दूसरा इसके बाद आता है बेटा, इसके बाद आता है आपका सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन में बेटा जो ग्रिट सॉइल वगैरह होती है उनको क्या किया जाता है? सेडिमेंट कराया जाता है। इसके बाद जो इफ्लुएंट होता है, सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंटेशन में बेटा जो इफ्लुएंट होता है, जो ऊपर होता है, ये तो सेडिमेंट बैठ गया नीचे, नीचे क्या है? सेडिमेंट बैठ गया, ठीक। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है? इफ्लुएंट। तो ऊपर वाले पार्ट को, इफ्लुएंट को हम लोग किस में भेजते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसा है बेटा? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें माइक्रोब्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड।
नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैंक्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है। सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में बेटा क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस कराए जाते हैं। फिर जो इफ्लुएंट होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट जो होता है उसको पास कराया जाता है किसमें, आपका उसको पास कराया जाता है एरिएशन टैंक्स में। ठीक है, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में क्या प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स। और ये जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं ये बेटा क्या, बैक्टीरिया प्लस फंजाई, और ये साथ में काम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, और ऑर्गेनिक मैटर को खाना स्टार्ट करते हैं फ्लॉक्स का प्रोडक्शन करके मेश लाइक स्ट्रक्चर का। तो धीमे धीमे बीओडी क्या हो जाती है, रिड्यूस करते हैं ये। ठीक, और जब बीओडी बहुत लिमिटेड अमाउंट तक क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो उसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स में भेजा जाता है। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक्स में क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे सेटल किया जाता है सारे जितनी भी तुमने इफ्लुएंट सेकेंडरी इफ्लुएंट बनाया है उसको सेटल किया जाता है। फिर उसके बाद उसको भेजा जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, और यहाँ से बेटा थोड़ा सा हिस्सा उस एरोबिक बैक्टीरिया वाला वापस निकाल लिया जाता है और एरिएशन टैंक में डाल दिया जाता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया का, एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये एरोबिक माइक्रोब्स को खा के ख़त्म कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है लेडी बर्ड। अगर लेडी बर्ड की बेटा बात करी जाए तो लेडी बर्ड का आपका क्या हो जाएगा, लेडी बर्ड का हो जाएगा बीटल। माइकोराइजा का हो जाएगा, माइकोराइजा का जीनस क्या है, ग्लोमस। बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा बेटा आपका, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। बायोगैस बेटा मिथेनोबैक्टीरियम। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा सी, सेकंड का क्या हो जाएगा डी, थर्ड का क्या हो जाएगा बी, एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा ए। तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट फंक्शन डू मिथेनोजेंस परफॉर्म इन द रूमेन ऑफ द कैटल। तो बेटा ये किस में मदद करते हैं, ये डाइजेशन में मदद करते हैं, किसके, सेल्यूलोज के। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कराते हैं और एनारोबिकली डाइजेस्ट कराते हैं। प्रोसेस क्या चलता है, एनारोबिक चलता है। और जब ये बेटा एनारोबिकली डाइजेस्ट करवाते हैं तो यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, CO2, H2 एंड आपकी CH4। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू द स्टिग्मा। तो किसमें होगा, जीनोगैमी में। किसमें होगा बेटा, जीनोगैमी में। बेटा गीटोगैमी आपकी देखने में तो जीनोगैमी जैसी लगती है, लेकिन जेनेटिकली बेटा किससे सिमिलर होती है, ऑटोगैमी से। नेक्स्ट है यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म अ प्लांट सेल दैट हैज अ पर्टिकुलरली थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल। विच मेथड वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोर्सिंग द डीएनए। डीएनए को आपको क्या करना है, उसके अंदर फोर्स करना है, और डीएनए को फोर्स करने के लिए आप कौन से मेथड का बेटा इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर प्लांट सेल की बात कर रहा है तो प्लांट सेल में जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बेटा हाईली लिग्निफाइड होती चली जाती है, तो उसको आप डायरेक्टली उसके सेल वॉल के थ्रू अंदर नहीं जा सकते हो। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोलिस्टिक का, और उसमें हाई वेलोसिटी गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे छर्रे जैसे होते हैं, उनके ऊपर डीएनए को रैप करके हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल के साथ बॉम्बार्ड कराया जाता है, और प्लांट सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए पहुंच जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि कौन सी ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में मदद करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक्स विद द हेल्प ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। नेक्स्ट एस्कैरिस। एस्कैरिस को हम बेटा कॉमनली क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म। किसका मेंबर है, आपका एस्के हेलमेंथिस का। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा को क्या बोलते हैं बेटा, हुकवॉर्म बोलते हैं, ये भी किसका मेंबर है, आपके एस्के हेलमेंथिस का। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया को बेटा क्या बोलते हैं, सी फैन बोलते हैं, किसका मेंबर है बेटा, ये सीलेंट्रेटा का। लिमुलस, लिमुलस को क्या बोलते हैं, किंग क्रैब बोलते हैं, ये किसका मेंबर है बेटा, ल्यूमुलस मेंबर है आपका ल्यूमुलस किंग क्रैब, ये है ऑर्थ्रोपोडा का, और यही बेटा आपका क्या है, लिविंग फॉसिल। एंटीडॉन, सी लिली, सी लिली इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, बी का बच्चा क्या हो जाएगा, फिफ्थ, सी का क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्थ, डी का क्या हो जाएगा, डी 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 का फर्स्ट, एंड ई का सेकंड। तो आंसर विल बी 147 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास
During extreme summer, frog take shelter in deep burrows to protect them. This one is called as estivation. और विंटर में छुपाएगा तो हाइबरनेशन. मिमिक्री क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू कोमियोफ्लैज वो करता है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास द एसिड सोल्यूबल पूल हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम. एसिड सोल्यूबल पूल की बात कर रहा है, मतलब जब हमने फिल्टर कराया था, जो स्लरी बनी थी उसको हमने क्या कराया था? फिल्टर कराया था. स्लरी में क्या था? आपके लिविंग टिश्यू का पेस्ट था और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड था. तो कुछ पार्ट क्या हो गया था बेटा? नीचे आ गया था, फिल्टर पेपर के नीचे आ गया था, और इसको हमने क्या बोला था? एसिड सोल्यूबल पूल. एसिड सोल्यूबल पूल. और इसी को बेटा क्या बोलते हैं? आपका फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट. और यहाँ पे जो फिल्टर होके आते हैं वो मेजरली क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. और माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में लाई करता है. तो 149 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड. ऊपर वाला जो पार्ट बचता है उसको बोलते हैं रिटेंटेट, जो कि एसिड के साथ नहीं आता है नीचे. और रिटेंटेट एसिड इनसॉल्युबल पूल है और वहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी IRV, ERV, TV प्लस RV. ये क्या है? ये आपका है बेटा, ये आपका RV नहीं होता है. IRV प्लस ERV जैसा भी कुछ नहीं होता है. IRV, ERV प्लस TV ये क्या है? वाइटल कैपेसिटी है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच. करेक्ट मैच पूछ रहा है, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट मैच है? तो क्राई फर्स्ट AC कॉटन बॉल वर्म, क्राई फर्स्ट AB कॉटन बॉल वर्म. तो क्राई फर्स्ट AB नहीं होगा, यहाँ पे क्राई सेकेंड AB होगा. क्राई फर्स्ट AB यहाँ पे सेकेंड नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट होगा. RNA इंटरफेरेंस बेटा आपका यूकैरियोटिक सेल में होता है. तो 3 क्या हो गए? गलत हो गए. करेक्ट बताना था तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट है व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, इट इज नोन एज. तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी. नेक्स्ट है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इज पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन. तो एलिसा टेक्निक, PCR या फिर ऑटो रेडियोग्राफी. Next, the organism whose genes have been altered by manipulation are called as genetically modified organism. एक्सप्लांट क्या होता है? प्लांट का वो हिस्सा जिससे हम नए प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं. सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म को हम लोग फ्यूज कराते हैं, दो डिफरेंट प्लांट के सेल के प्रोटोप्लाज्म को जब फ्यूज कराते हैं तो जो नया कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं. प्रोसेस का नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है वो सेल जिसके अंदर नया सेल, नया टिश्यू, नया ग्लैंड, नया ऑर्गन बनाने की कैपेसिटी होती है. उस कैपेसिटी को, उस पोटेंट फोर्स को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी. और जिन सेल के अंदर ये ताकत होती है उनको बोला जाता है टोटीपोटेंट सेल. नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय. तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? उनके अंदर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करा के. तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ. 155 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the consumption of which one of the following foods can prevent the kind of blindness associated with the vitamin A deficiency. तो क्या होगा? गोल्डन राइस होगा. गोल्डन राइस में वो विटामिन A का जीन कहाँ से डाला गया था? डैफोडिल से बीटा कैरोटीन का जीन डाला गया था. नेक्स्ट, GM क्रॉप्स आर यूजफुल इन इंक्रीज ईल्ड. ईल्ड को बढ़ा देता है. केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर रिलायंस कम कर देता है क्योंकि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होते हैं. प्रिवेंट अर्ली एग्जॉर्प्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि आप ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो सॉइल्स भी क्या रहेंगी? सेफ रहेंगी. तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट. तो मैंने बताया अभी क्या उसमें बेटा फ्यूज कराते हैं? प्रोटोप्लाज्म. ये सेल है, एक ये सेल है, बाहर सेल वॉल है. तो पहले सेल वॉल को डाइजेस्ट कराएंगे क्योंकि प्लांट सेल है, तो सेल्यूलेज की मदद से प्लांट सेल को डाइजेस्ट कराएंगे. उसके बाद बेटा ये जो बचेगा सेल, उन दोनों को हम लोग उसके प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करा देंगे. नया कॉम्बिनेशन सोमैटिक हाइब्रिड बनेगा. प्रोसेस का नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन.
Some ethical standards are required to evaluate the morality of scientific human activities that might help or harm living organism. Assertion कह रहा है कि भैया आप किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसके नेचुरल जेनेटिक कॉम्पोजिशन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, जो कि हम लोग किस में करते हैं, बायोटेक में करते हैं. फिर वो कह रहा है सम एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये तो हो गया, ये असर्शन सही है. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज. दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे आप बता रहे हो कि हार्म कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो कैसे हार्म कर रहा है वो आपको रीजन में एक्सप्लेन करना चाहिए था, और इसको रोकने के लिए हमने GEAC बनाई है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Many important food plants, बहुत सारे important fruit plants like tomato, banana, apple have been produced on commercial scale using tissue culture method. सही है. As traditional breeding techniques fail to keep pace with the demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed. तो tissue culture को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि traditional hybridization, जो कि जबकि green revolution लग भी गया था, ट्रिपल हो भी गया था, फिर भी वो ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ अपना compete नहीं कर पा रहे थे. तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन किसके मदद से बनाया गया था? ई कोलाई की मदद से बनाया गया था. ई कोलाई के अंदर डिफरेंट टाइप के, एक ई कोलाई लिया, दूसरा ई कोलाई लिया. पहले वाले ई कोलाई में आपका ए पेप्टाइड डाला गया, दूसरे ई कोलाई में बी पेप्टाइड का डीएनए डाला गया. दोनों ए पेप्टाइड बनाने लगे, इधर बी पेप्टाइड बनने लगा. फिर दोनों को डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जोड़ दिया, मैच्योर इंसुलिन बन गया. किसने बनाया था? 1983 में एली लिली, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है. जीएम कॉटन की बात करी जाए तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस का इस्तेमाल किया था. बीटी टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन निकाल लिया गया था, उसका जीन निकाला गया था. एडीए डेफिशिएंसी के में हम लोग क्या देते हैं? जीन थेरेपी देते हैं. 1990 में पहली बार दी गई थी 4 साल की छोटी सी बच्ची को. एलिसा बेटा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन है, और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है. तो ए का क्या हो जाएगा बेटा? ए का हो जाएगा सेकेंड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा बच्चा फर्स्ट एंड डी का थर्ड. तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ. नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ द टॉक्सिन इन द बीटी कॉटन. कह रहा है कि आपको इसका सीक्वेंस बताना है कि किसके अकॉर्डिंग इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग फिक्स करेंगे. तो सबसे पहले क्या करते हैं? बैसिलस थुरिनजेनेसिस प्रोड्यूस क्रिस्टल विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बी. फिर उसके बाद टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इज बैक्टीरिया. उसके बाद ई, क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, उसको सॉल्युबल होने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए. तो टॉक्सिन जो बैक्टीरिया के अंदर होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है. उसके बाद क्या है? द अल्कलाइन पीएच सॉल्युबलाइजेस द क्रिस्टल, सी. उसके बाद बेटा क्या? द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट, ए. और उसके बाद द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिड गट सेल्स, क्रिएट पोर्स एंड कॉजेज डेथ ऑफ द इंसेक्ट बाय सेल लिसिस. तो क्या हो जाएगा? डी. तो BECAD. तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ. नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड ड्यू टू इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स. विच काइंड ऑफ मेरिस्टम इज आर ऑफ फ्री ऑफ वायरस? तो एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम दोनों बेटा वायरस से फ्री होते हैं. क्यों फ्री होते हैं? क्योंकि बेटा ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर वायरस को काम करने का समय मिलता नहीं है. तो किसी डिजीज प्लांट से अगर हमको नॉर्मल प्लांट बनाना है तो हम किस पार्ट का इस्तेमाल करेंगे? उसके मेरिस्टम पार्ट का, एपिकल एंड एक्सिलरी. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस से ही बेटा उन्होंने अपने नेशन को क्या किया होगा? इंडस्ट्रियलाइज किया होगा. ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दियर कमर्शियलाइजेशन. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड. हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने मॉडर्न एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, मार्केट करने के लिए और भेजने के लिए, उसका कमर्शियलाइजेशन करने के लिए. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट,
ट्रांसजेनिक एनिमल्स में भी यूजफुल फॉर, तो ट्रांसजेनिक एनिमल नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी डिजीज का बेटा हम लोग ट्रांसजेनिक मॉडल बना सकते हैं, जैसे कैंसर का, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का, एल्जाइमर डिजीज का, सिस्टिक फाइब्रोसिस का, इन सबके ट्रांसजेनिक मॉडल तैयार किए गए हैं। प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट जैसे कि एम्फाइसेमा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और रोजी काउ से हमें मिला था अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। Some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that can kill certain insects. These insects are armyworm, tobacco birdworm जो कि लेपिडोप्टेरिन्स में आते हैं, मस्किटोज एंड फ्लाइज जो कि आपके डिप्टेरिन्स में आती हैं, और बीटल्स जो कि आपके कॉलियोप्टेरिन्स में आते हैं। तो ए, बी एंड ई। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट, any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in special nutrient media are called। किसी भी प्लांट के पार्ट को, तो ये मैंने अभी क्या बताया था, उसको क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स प्लांट बोलते हैं। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं कि जितने भी प्लांट आपने उस टेक्निक से बनाए होंगे वो सब जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने ओरिजिनल प्लांट से, इसलिए उनको बोला जाता है सोमा क्लोन्स, और प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रो प्रोपगेशन। जीन थेरेपी 1920 में आई थी, सही है। ट्रांसजेनिक एनिमल पिग, शीप हो सकते हैं, सही है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन टेम्पररी क्योर होता है एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी के लिए, सही है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी परमानेंट क्योर नहीं होता है, टेम्पररी क्योर होता है। परमानेंट क्योर केवल एक है कि आप फंक्शनल cDNA को किसी के बोन मैरो सेल से निकालिए और उसके किसी बच्चे के अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर करिए, तभी वो उसका क्या होगा? परमानेंट क्योर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ। Next, transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animal। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम ह्यूमन के अकॉर्डिंग उनके जीन्स को ऑल्टर कर सकें। तो जो डिजीजेस की स्टडी हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर नहीं कर सकते, वो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर उन चीज़ों की स्टडी कर सकें। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि वो बेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। बहुत ही कम टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट फॉर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी? इट वाज फर्स्ट डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट फ्रॉम फंगस। तो बेटा ये फंगस नहीं था, ये क्या था? नीमाटोड था, और रूट इकोसिस्टम का नीमाटोड था मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, गलत है। नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। Specific genes are inserted into the host plant by agrobacterium vector which produce both sense and antisense RNA। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सही है। आरएनए मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजॉन होते हैं, सही है। आरएनए इंटरफेरेंस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, सही है। आरएनए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, सही है। क्राई सेकेंड एबी कह रहा है, क्राई सेकेंड एबी कॉटन, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी दोनों बेटा कॉटन वॉलवर्म के लिए जीन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चारों यहाँ पे क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है, रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द इम्प्रूव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही है। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, सही है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जिसमें सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स इन द केस ऑफ द ड्रग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, इन इंडिया हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स आर प्रेजेंटली बीन मार्केटेड? तो कितने हो जाएंगे? 12। ऑल ओवर वर्ल्ड 30। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीजेस विच इंक्लूड, अभी मैंने बताया था कैंसर के लिए है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, एल्जाइमर डिजीज के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट है, बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इज यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। हाउ मेनी डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया? तो कितनी डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं? 27। The use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from countries and people concerned without compensatory payment is called as biopiracy, चोरी। The adenosine deaminase enzyme is crucial for the work of immune system, जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाता है SCID, सेवेरो कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉप? प्रॉप क्या है? प्रॉप बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को क्या किया गया हो? टैग किया गया हो। तो ए सही है, बी सही है।
ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन। बेटा ये लाइन जो लिखी हुई है, ये लाइन आपके इवोल्यूशन के, जो वहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन लिखा है उसकी लास्ट वाली लाइन है। The statement suggests that human civilization does not develop in a constant upward direction। सही है, कांस्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी गया है। हमने जो डेवलपमेंट है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई, मोहनजोदारो हो गई, आज के टाइम पे जब उनकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया था तो लोग यही कहते थे कि वो हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड रहते थे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि भैया डिक्लाइन हुआ है किसका? सिविलाइजेशन। ग्रोथ भी किस फेज में हुआ और कुछ फेजेस में डिक्लाइन भी हुआ है सिविलाइजेशन का, तो ये तो सही है। इट इम्प्लाइज द पीरियड ऑफ प्रोग्रेस आर ऑफन फॉलोड बाय डिक्लाइन। सही है। इट इंडिकेट्स दैट सिविलाइजेशन वंस डेवलप्ड नेवर कोलैप्सेस। तो गलत है। अगर एक बार बना है तो बेटा कोलैप्स जरूर करेगा, उसके बाद दोबारा उसमें बनना स्टार्ट हुआ। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज नीट डिस्कशन। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। अपने पेपर की एनालिसिस करिए, बहुत कम टाइम बचा है नीट के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद।